Additional exercise number 29. A hollow charge conductor has a teeny holes the cut into its surface. तो मैं यहाँ पे एक कंडक्टर में कंसिडर करता हूँ. ऐसे मेरे पास एक होलो कंडक्टर यहाँ पे अवेलेबल है और उस पर आपने क्या उसकी जो चार्ज होती है उसकी डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी उसमें दिया होगा सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप्ड where n cap is the unit vector is the outward normal direction and sigma is the surface charge density is near the hole. तो यहाँ पे सरफेस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सो दैट सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, बट हमको क्या करना है कि भाई सामने के यहाँ पे एक पोर्शन कंसिडर किया, एक स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया हुआ है. दिस स्मॉल एरिया इज अ ds और मैं एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ. दिस एलिमेंट इज xy एंड z. इज रिमेनिंग एलिमेंट इज z. ठीक है, तो यहाँ पे सभी में एक पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सरफेस में हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई आपको एक टीनी होल का आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये आपका एक टीनी होल है. मैं क्या करता हूँ कि एक आउटसाइड में एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, दिस पॉइंट इज P, और एक इनसाइड में एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, दिस पॉइंट इज अ Q पॉइंट. तो आप देखिए कि भाई XY के लिए आपका जो यहाँ पे पॉइंट P है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो ई पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द P पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द P पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द XY, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द XY. तो बाकी का जो रिमेनिंग एलिमेंट है तो उसके पिलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही बनती है. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन. सो एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी का रिमेनिंग एलिमेंट की होती है XYZ. चला है आपको. ठीक है, तो ऐसे आपको एक पॉइंट P पे आपको फाइंड आउट हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी. ठीक है, ओके. देन आफ्टर आपको क्यू पॉइंट के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ऐसे तो आपको मालूम होगा कि अनेक कोई एक स्फेरिकल सेल होगा, एक कंडक्टर स्फेरिकल सेल है, उसकी इनसाइड अगर कोई पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है भाई 0. तो हम हमको उसको प्रूव करना चाहते हैं कैसे भाई 0 आती है. देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है क्यू पॉइंट के लिए. ठीक है, तो हमारा जो XY एलिमेंट है तो XY के लिए उसकी डायरेक्शन आएगी भाई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है ना. क्या आया आपको. और ए पॉइंट मिस के आपका है और ए जो हमारी बाकी का रिमेनिंग सरफेस है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो बाकी का रिमेनिंग सरफेस का एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एसी डायरेक्शन में आती है. तो दोनों की डायरेक्शन कैसे आई भाई, अपोजिट डायरेक्शन में. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे XY माइनस यहाँ पे आएगी XYZ. ठीक है, और उसकी ए पॉइंट हमारा इनसाइड है इसलिए हमारी EQ इज इक्वल टू होती है 0. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. जैसा हमने प्रूव किया आगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा EXY माइनस EXYZ. दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या प्रूव हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ XY इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ XYZ. ठीक है, ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम है. तो देन आफ्टर तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड आउट होती है तो वो फाइंड आउट करेंगे एक गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा इक्वेशन है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो समेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे आपको Q कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए कि भाई यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है और चार्ज हमारा है Q, हमारा एरिया है स्मॉल ds. ठीक है, हमारा स्मॉल एरिया है एक ds. तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू ds. तो यहाँ पे आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हो सिग्मा इंटू ds. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E इंटू ds इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ds इज कैंसल, सॉरी ds इज कैंसल सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे Q पॉइंट पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही थी. वो कितनी फाइंड आउट हो रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ए हमारी फाइंड आउट हुई EP पॉइंट की. ठीक है, तो आप ए वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो आपका रिजल्टिंग क्या निकलेगा भाई. मैं यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिखता हूँ. EP इज इक्वल टू EXY प्लस EXYZ. तो EP इज इक्वल टू आपका रिजल्टिंग फाइंड आउट हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और EXYZ बोथ आर सेम सो दैट आपको टीनी होल का फाइंड आउट करना है ना. तो 2XY में यहाँ पे लिख देता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ XY इज इक्वल टू फाइंड आउट हुई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू T एंड यूनिट कैप
एन कैप, वेयर यूनिट कैप एन कैप इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है वो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फाइंड आउट हुई है। ख्याल आया आपको? ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 29। Numerical number 30. Obtain the formula for the electric field due to the long thin wire of a uniform linear charge density. आपको एक यहाँ पे ऐसा एक वायर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, एक इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। तो यहाँ पे मीन्स के मैं कंसिडर कर देता हूँ दिस इज़ अ पॉजिटिव इन्फिनाइट एंड दिस इज़ अ नेगेटिव इन्फिनाइट। यहाँ पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि लीनियर में लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी का तो इक्वेशन निकलेगा ले भाई लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा आपको एक यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बट आपको कूलम्स लॉ इज डायरेक्टली एंड इवैल्यूएट द नेसेसरी द इंटीग्रल्स। आपको कूलम्स लॉ आपको लगाना है और इसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, विदाउट द गॉस लॉ। आप गॉस लॉ लगा के फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट आपको कूलम्स लॉ लगा के फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई हमारा एक मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया हुआ है दिस पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लेके ये वायर से लेके आपका जो रोड से लेके ये पी पॉइंट तक डिस्टेंस है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ आर, वो मैंने कंसिडर कर लिया है आर। कहना पर मैंने क्या किया, मैंने आपने आगे भी क्या किया था भाई, एक स्मॉल आपको क्या करना पड़ता है, एक लेंथ कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए ऐसा मैंने यहाँ पे एक ऐसी एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की, वो जो स्मॉल लेंथ थी वो है dx। तो यहाँ से ये जो जीरो यहाँ पे जीरो होता है, तो जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया हुआ है x, ठीक है। तो हमने जो dq लेंथ कंसिडर की है उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज भी होता है dq चार्ज, इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेंथ, सो दैट चार्ज हैव दैट इज़ अ वेरी स्मॉल dq। चला है आपको? तो यहाँ पे चार्ज dq है और यहाँ पे आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट पी की वैल्यू पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ ए पॉइंट को आप कनेक्ट करवाओगे। तो आप ऐसे आपने यहाँ पे उसको एक कॉन्टेक्ट करवा दिया ऐसे, ओके। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी AC, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकलती है AC। चल आया? ओके, तो यहाँ पे अब देखिए कि मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल डायरेक्शन में AC में लाइन ड्रॉ करता हूँ और AC में वर्टिकल डायरेक्शन में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बनता है आपका थीटा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आपका निकलेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी स्मॉल फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे होगा DC कंपोनेंट DC cos थीटा और यहाँ पे आएगा D sin थीटा एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो ऐसा आपने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लिया। मैंने ऐसा आप ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि भाई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी कोई dx प्रेजेंट होगा, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी और ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी AC। तो उसका भी दो कंपोनेंट निकलता है ना कि भाई ऐसे उसकी अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकलेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द D sin थीटा, और अब यहाँ पे भी एक D cos थीटा आपका निकलेगा। तो D sin थीटा और D sin थीटा एक बहुत हार्ड कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलने वाला है, क्योंकि ये जो लेंथ आप निकलने वाले हो वो लेंथ आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वो ए डिस्टेंस हमारा x है और ए हमारा मिस के डिस्टेंस है r। तो पाइथागोरस थ्योरम से उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू आती है x² + r² रेज टू 1/2, मिस के आप रूट भी लिख सकते हो और ऑर्डर में 1/2 भी लिख सकते हो। इसकी भी लेंथ इतनी आती है ना, इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, तो x² + r² रेज टू 1/2, ऐसे आपने उसका डिस्टेंस निकाल दिया। क्या रहा है आपको? ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई आपका जो लेम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है, लेम्डा इज इक्वल टू आपका चार्ज है dq अपॉन आपने जो स्मॉल लेंथ कंसिडर की हुई है वो स्मॉल लेंथ आपने कंसिडर की हुई है dx लेंथ, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, लेम्डा इंटू dx लिख सकते हो। क्या रहा है आपको? ओके, तो आपने जो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज p, तो डी ई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होता है d अपॉन r², मीन्स के उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपका यहाँ पे 1/2 ऑर्डर है, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मीन्स के 1/2 निकल जाएगा और उसका इक्वेशन निकलेगा s² + r² आ जाएगा। क्या रहा है आपको? ओके, ध्यान आप आपको क्या करना है कि भाई dq की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो डी ई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन निकलता है k और dq इज इक्वल टू आपको पुट करना है लेम्डा इंटू dx अपॉन x² + r², x² + r², ऐसे आपको d निकला।
बट यहाँ पे आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होता है वो होता है डी कोस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो फाइंड आउट होती है वो स्मॉल एलिमेंट के लिए वापस वो स्मॉल ही होगी, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डी और उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कोस थीटा। क्या लाया आपको, तो उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है डी कोस थीटा। ओके, तो देन आफ्टर आपको टोटल ए सी डी एक्स लेके आपको एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाना है और इन्फिनाइट पॉजिटिव और इन्फिनाइट नेगेटिव तक जाना है, तो बहुत साइड आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल ई फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे आती है डी इंटू कोस थीटा। ओके, तो डी की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, और डी का इक्वेशन आपको मिला के लैम्बडा इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो कोस थीटा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे थीटा एंगल कंसिडर किया है ना, तो ये भी आपका एंगल कितना होगा भाई, थीटा एंगल होगा। तो ये आपका थीटा एंगल है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है कि भाई बेज अपॉन हाइपो। तो बेज यहाँ पे है आर और आपका हाइपो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2। तो ऐसे आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2। देखो यहाँ पे उसका ऑर्डर होता है 1 और यहाँ पे है 1/2, तो टोटल ऑर्डर हो गया उसका 3/2। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ के लैम्बडा आर डी एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए ए डिस्टेंस कोई चेंज होने वाला है नहीं, होने वाला है, तो आर को तो आर ही रहने वाला है। तो आर इज अ कांस्टेंट एंड लैम्बडा लिनियर डेंसिटी है तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। मैं यहाँ पे के इज इक्वल टू 1/4 जो कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को मैं बाहर रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4πε0 और लैम्बडा इंटू आर और माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे एक स्टेप बनाना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, किसके सापेक्ष में आपको इंटीग्रेशन करना है कि भाई एक्स की सापेक्ष में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये इंटीग्रेशन का ये वाला जो फिनोमिना आए तो उसका इंटीग्रेशन का आपको एक इक्वेशन याद रखना है। कैसे इक्वेशन, देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसा एज्यूम किया कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने एज्यूम किया एक्स इज इक्वल्स टू आर टेन फाइव। ठीक है, ओके। अब मैंने ऐसा ही क्यों एज्यूम किया मैं आपको एक बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप पहले ऐसा एज्यूम कर लो कि एक्स इज इक्वल्स टू आर टेन पर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक्स भी है और डी एक्स भी है। तो डी एक्स का क्या मीनिंग होता है, उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो डी एक्स का हो जाता है डी एक्स और आर का होता है, आर तो कांस्टेंट ही है भाई, और टेन फाइव की वैल्यू हमारा जो एंगल होता है वो एंगल हमारा चेंज होता है। ठीक है, किसका एंगल के बारे में बातचीत कराऊँ कि भाई ए एंगल हमारा चेंज होता है, जैसे ऐसे मैंने ले लिया तो ए एंगल वापस चेंज हो जाएगा, ए एंगल वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे टेन फाइव एंगल आपका चेंज होता है, तो दिस इज अ वेरिएबल। तो टेन फाइव का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर 5। ठीक है, तो टेन फाइव का इक्वेशन में इसका डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर 5, और थीटा एंगल 5 का डिफरेंशियल क्या होता है d5 और इंटू d5, ऐसा आपने यहाँ पे ले लिया। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे r इंटू आपने क्या लिया, r टेन फाइव लिया हुआ है ना। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों लिया आपको अभी मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में आप क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर 5 वन प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और यहाँ पे बचने वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर 5। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा स्टेप लिया हुआ है। देन आपको क्या करना है, ए वाला स्टेप में से एक्स और डी एक्स की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो लैम्बडा इंटू आर अपॉन 4πε0 माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। ओके, देन आपका डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसी लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी कि भाई ये जो x है ना, तो x को इज इक्वल टू आपको इन्फिनाइट लिखना है। x कब आपका इन्फिनाइट होता है, जब आपका डिवाइड मीन्स के 0 होता है तो। ठीक है, तो टेन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, टेन फाइव इज इक्वल टू होता है आपका साइन 5 प्लस कोस 5, साइन 5 प्लस कोस 5। ठीक है, अगर आपको कोस 5 जीरो करना है ना, तो कोस 5 कब जीरो होता है, कोस 5 की वैल्यू π/2 एंगल पे जीरो होती है। ठीक है,
तो cos फाई मीन्स के जब आपका इन्फिनाइट पॉजिटिव होता है तब आपका एंगल आएगा π/2, और आपका इन्फिनाइट नेगेटिव होता है तब आपका एंगल आएगा -π/2। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो sin π/2 इज इक्वल टू होती है 1, cos π/2 इज इक्वल टू होती है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट, सो दैट हियर इज इन्फिनाइट। बट यहाँ पे आप -π/2 पुट करेंगे तो cos माइनस मीन्स के यहाँ पे एंगल आपकी भी माइनस इन्फिनाइट है, तो sin -π/2 इज इक्वल टू -1 होती है। ठीक है, तो -1/0, सो दैट माइनस इन्फिनाइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट भी मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिमिट लिख देता हूँ -π/2 से लेके π/2। टेन आपने dx की वैल्यू क्या मैंने यहाँ पे लिखी थी r10, सॉरी dx की वैल्यू है यहाँ पे r sec² फाई इंटू डी फाई। टेन आफ्टर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे मैं ऐसे में लिखूंगा कि भाई r² + 1 + tan² फाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे में लिख देता हूँ कि भाई r² tan² फाई प्लस r² रेज़ टू 3/2। देन आफ्टर लैम्डा r 4πε0, यहाँ से माइनस इन्फिनाइट से लेके -π/2 से लेके +π/2 r sec² फाई इंटू डी फाई। ध्यान आपने यहाँ पे दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, r², तो मैं r² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 + tan² फाई हुआ रेज़ टू 3/2। ओके, तो 1 + tan² फाई इज इक्वल टू होता है sec² फाई, वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 1 प्लस ए ट्राइगोमेट्री का रूल्स है। ठीक है, 1 + tan² फाई इज इक्वल टू होता है sec² फाई, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। तो -π/2 + π/2 r sec² फाई इंटू डी फाई अपॉन यहाँ पे r² इंटू sec² फाई रेज़ टू 3/2, और यहाँ पे लैम्डा r अपॉन 4πε0 रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिसके उसका क्यूब भी करना है और रूट भी निकालना है, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप क्यूब लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्यूब यहाँ पे लगा दिया, ऐसे आपने यहाँ पे क्यूब लगा दिया, तो यहाँ पे r है ना, यहाँ पे ओनली फॉर r है। ठीक है, तो यहाँ पे जो r है तो यहाँ पे r² बचेगा, और sec² फाई है तो यहाँ पे sec² फाई निकल जाएगा, और ओनली फॉर sec फाई निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं जो ये r² है ना, तो r² को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो लैम्डा r अपॉन 4πε0 r² -π/2 + π/2, यहाँ पे बचा 1 + sec फाई इंटू डी फाई। तो 1 + sec फाई का इन्वर्स होता है cos फाई, तो मैं यहाँ पे cos फाई लिख देता हूँ। तो लैम्डा r अपॉन 4πε0 r² -π/2 + π/2, यहाँ पे मैंने लिख दिया cos फाई डी फाई। देन पर आपको cos फाई का इंटीग्रेशन करना है, तो cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो लैम्डा r, देखो यहाँ पे मैं लैम्डा r अभी मैं r में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा अपन हो जाएगा 4πε0 इंटू r, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया तो वो आया sin फाई -π/2 एंड +π/2। अब आपको उसकी वैल्यू रख देनी है sin π/2 और -π/2 की, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 r sin π/2, अपर लिमिट हमने पहले पुट की, देन आफ्टर माइनस, देन आफ्टर आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, तो sin -π/2, तो sin π/2 की वैल्यू होती है 1 और sin -π/2 की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस होती है प्लस, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 r, यहाँ पे आई 1 -1 माइनस हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा मिसके +2। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन निकला कि भाई 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू r, तो 2 मीन्स के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ऐसा ही इक्वेशन हमने निकाला था गॉस लॉ का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पे सभी में मैंने इक्वल्स टू लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे सभी में आपको इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। ओके, देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक को आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई x² + r² रेज़ टू 3/2, पर बायो का जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें कि मैंने यहाँ पे x = r tan फाई क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल्स होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का भी एक रूल्स हम मान लेते हैं, ये भी एक इंटीग्रेशन का भी रूल्स है कि भाई ऐसे कोई एक टर्म आती है कि भाई आपका यहाँ पे एक वेरिएबल है x और ये कांस्टेंट है, तो आपको ये कांस्टेंट को हटाना है, तो कांस्टेंट को आप कैसे हटाएंगे, x = r tan फाई करके, जो आपका डिवाइड में वेरिएबल है ना वो वेरिएबल को आपको चेंज करना है, तो x = r tan फाई आपने कंसिडर किया हुआ है,
देन आफ्टर उसका आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो dx इज इक्वल टू r इंटू सेक्स स्क्वायर फाइव इंटू d5 हो जाएगा। देन आफ्टर उसके आपको वैल्यू पुट करनी है तो 1 + tan स्क्वायर फाइव का है ना, तो सेक्स स्क्वायर फाइव ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा मैंने कंसिडर किया। क्या लाया, तो सेक्स स्क्वायर फाइव आपका कैंसिल होता है, 1/6 होता है तो cos फाइव इंटू d5। ठीक है, तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। गॉस लॉ का विदाउट गॉस लॉ आपने यूज़ किया और आपने देखा कि भाई उसका भी इक्वेशन सेम जैसा ही आता है। हमने आगे एप्लीकेशन देखी थी गॉस लॉ की। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया हुआ था कि भाई यहाँ पे हमने क्वेश्चन सरफेस स्ट्रोक दी हुई थी क्लोज सिलेंडर, पर यहाँ पे आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके।